हम लिखेंगे वैदिक युग के बारे में। इसका टाइम पीरियड आपको दिमाग में आता है 1500 BC से लेके 1000 BC, है ना। ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद वैदिक युग की शुरुआत करते हैं। वैदिक युग के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय से हमारे पास लिखित स्रोत मिलने लगते हैं, जो कि हमारे हैं वेद। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिखित प्रमाण है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके उपनिषद भी आ जाते हैं, जिससे कि हमारे पास लिखित प्रमाण होते हैं, जो कि एक तरीके से पुख्ता प्रमाण होते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास प्रमाण है वह सिर्फ पुरातात्विक प्रमाण है, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है। इसमें कोई स्पष्टता भी नहीं है, ना ही इसमें आप क्या बोलते डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः उसी समय काल के रहे होंगे, काल गणना की एक समस्या होती है। लेकिन ये जो हमारे पास वैदिक स्रोत हैं, इस पर हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक संदर्भ में हमें कुछ जानकारी मिलती है, उस पर समय काल और जो सोर्स मिली है उसकी गणना बराबर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार के स्रोत हैं हमारे पास, पुरातात्विक भी और लिखित स्रोत भी। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की। वैदिक, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से मिड-टर्म एग्जाम में कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो अभी वैदिक काल में अर्थव्यवस्था आपकी सिर्फ और सिर्फ पशुपालन पर आधारित है, ना कि कृषि पर आधारित। अभी कृषि इतनी बड़ी मात्रा पर नहीं की जा रही है, जो कि छोटी छोटी कुलें हैं, गण हैं, उन्हीं में लोग रह रहे हैं। और ज्यादातर जो युद्ध भी हो रहे हैं उस समय में पशु, मतलब अपने सोर्स के लिए हो रहे हैं, सोर्स है वहां पर पशु, है ना। पशु में भी गाय का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। गाय को गौती बोला गया है, और जो गाय से ही केंद्रित पूरा समाज है, गाय से ही केंद्रित है। जैसे कि आपको जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में इसके मिलते जुलते शब्द देखने को मिलते हैं समय में, जैसे गोधूली, है ना। गोधूली का मतलब दूरी होता है संस्कृत भाषा में, और गवियुति, गोसु। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपके लिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कृषि के भी थोड़े से प्रमाण मिलते हैं, जो कि ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं की जा रही है। क्योंकि जो भी लोगों का ये हम सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी मानते हैं, आय मानते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पशुपालन पर गौर किया जा रहा है, कृषि का भी गौर नहीं किया जा रहा है। कृषि पर गौर होता है उत्तर वैदिक काल में। इसके आने वाले बाद वाले पीरियड में कृषि मुख्य व्यवसाय बन जाता है लोगों का, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर हम व्यापार के संदर्भ में देखें तो हमें थोड़ी बहुत नगरों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था नगरीकरण। लोग एक्सचेंज ऑफ पैटर्न, जिसे वस्तु विनिमय सिस्टम बोलते हैं, मैंने आपके लिए क्या बोलते चावल दिए, आपसे मैंने गेहूं ले लिया। ये जो एक्सचेंज सिस्टम है आज भी गाँव में देखने को मिल रहा है। दुकानदार के पास जाके लोग अपना सामान देते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ देते हैं, और वहां से वो सामान ले आते हैं, है ना। तो ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सिर्फ आपका वस्तु विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ती है वैदिक काल में। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें व्यापार, शहर एवं शिल्पों के साथ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, शहर थोड़ी बहुत जो व्यापार हो रहा है उसी केंद्रित है, बाकी इसके अलावा हमें शहरों में कोई प्रमाण दिखाई नहीं पड़ती संविधान में। अच्छा ये बताइए, आपको एक क्वेश्चन है छोटा सा कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वैदिक काल में लोग पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, इस समय पर जो वेदों पर आधारित अर्थव्यवस्था है, ज्ञान भी क्या होते हैं संत मुनियों से ले रहे हैं। यहाँ पर जो समाज और राजनीति है किस प्रकार की है, मैंने आप लोगों को बताया भी था ये बात। महिलाओं की स्थिति कैसे देखते हैं वैदिक काल में, आप लोग कैसे वाले हैं। देखिए अपन कहते हैं वेदों की ओर लौटो, महामंत्र सरस्वती ने बोला है ना, सरस्वती ने कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का कहने का आशा यह था कि हमारे वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वर्ग विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सिर्फ आपका किस आधार पर थी, आपके कर्म पर आधारित है। इसके बाद जो व्यवस्था शुरू होती है वो होती है आपकी जन्म पर आधारित। आज मैं क्या बोलते अध्यापक हूं, मैं एक तरीके से ब्राह्मण का रोल अदा कर रहा हूं, है ना। लोकेश है, ये एक तरीके से क्षत्रिय की भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन इस जो बच्चे होंगे जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय धर्म में होंगे या क्या ब्राह्मण ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनका कर्म डिसाइड करेगा वो क्या है।
उन्होंने कितनी अपनी सोशल वैल्यू कितनी बनाई है, सामाजिक प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी कितनी बनाई है। अगर उसकी हरकतें नीच प्रवृत्ति की होंगी तो उसको शूद्र में डाल दिया जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये पैटर्न चेंज हो जाता है। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, चाहे कितना ही ज्ञानी हो चाहे कितना ही आपका छलकपटी हो। ये जो चीज थी ये हमारे वैदिक समाज में एक अच्छी बात कही जाती है कि समाज को लेके एक सिर्फ वर्ग विभाजन कर्म पर आधारित था। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसी ही सोशल वैलिडिटी या महत्वता दी जाएगी, है ना। ये चीज थी। और राजनीति की हम बात करें इस समय काल में, ऋग्वेदिक काल में राजनीति में राजनीतिक शासन एवं प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वह इसके कोई नगर साक्ष्य नहीं है। जो मेन भूमिका है राजनीति की वह आपका ग्राम मतलब जो छोटे छोटे कुल बनाकर लोग रह रहे हैं उसी पे आधारित व्यवस्था थी। जैसे कि जन हो गया, कबीला हो गया, जन या कबीला, तो कबीले का एक प्रमुख भी होगा, है ना। लेकिन धीमे धीमे कबीले के प्रमुख आपस में मिलकर लड़के शादी संबंध के द्वारा अपनी एक भूमिका बना लेते हैं सोशल आइडेंटिटी। उससे क्या हो जाता है कि अब ये कबीले बड़े होते जा रहे हैं। अभी छोटे छोटे जन है, मान लीजिए जन में 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, इस प्रकार की पॉपुलेशन रही होगी उस समय काल में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी एक बाढ़ में जाते हैं 2,500 3,000 लोग, ऐसा तो था नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा था नहीं। मतलब एक मान लीजिए वैदिक काल की पॉपुलेशन अगर ज्योग्राफिकली नापी जाती है तो ये आपका करीब करीब 35 लाख के आसपास अमूमन होती है उस समय काल में। 35 लाख तो बहुत मामूली मात्रा है ना। राजा जन का प्रमुख होता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव एक जनों कबीलों द्वारा किया जाने लगा था। मतलब हम क्या कहते हैं, पहला गणतंत्र जो है हमारे देश में वैदिक काल की अर्थव्यवस्था से बना हुआ है। हम आज भी गणतंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास यूरोपियन प्रणाली को अपनाकर हमने बनाया। ये यूनान और क्या बोलते हैं आपका इंडिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद था। उसकी प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण था आपका ग्रीक में, यूनान में। वहां पर क्या होता था कि राजा का चुनाव भी बाकायदा जो पट्टियां होती थी उसको डाल के, मतलब जो वोट डालते हैं लोग, उस तरीके से किया जाता था। हमारे यहाँ पे इस तरीके का ही चुनाव होता था। लेकिन बाद में कालांतर में पंचांगत व्यवस्था बनती गई, राजतंत्र आते गए और वो व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई, है ना। जैसे पुरोहित, वज्रपति इत्यादि अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सैनिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन तथा कर प्रशासन की जानकारी हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा कबीला नहीं रहेगा कि सैन्य प्रशासन की जरूरत पड़ी होगी। जो लोग घर से थे वही सैन्य भूमिका निभाते थे, वही आप क्या होते अधिकारियों की भूमिका भी निभा लेते, क्योंकि छोटे छोटे कबीलों में रह रहे थे, है ना। समाज का ढांचा जो था एक यूनिटल था, एक तरीके से एकात्मक था। कोई ज्यादा वो नहीं था कि मतलब घूम करके कि भाई बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा शहर है, उसमें लोग अधिकारी बन रहे हैं वगैरह। छोटे छोटे कबीले थे तो अपने इस सिस्टम से मतलब संचालित कर दिया था सिस्टम को। लेकिन साथ साथ में एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलती है ऋग्वैदिक कालीन समाज में समतावादी भूमिका बहुत थी। सभी लोग लगभग समान थे, है ना। किसी काम को हीन भावना के साथ नहीं देखा जाता था। सबको सबके काम को मतलब एक सोशल एक्सेप्टेंस मिली हुई थी, स्वीकारता मिली हुई थी। तो वही स्वीकारता के कारण हीन भावना नहीं थी। हीन भावना आती है आपका उत्तर वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो यहाँ से जस्ट उल्टा दिखाई पड़ता है कि सिस्टम पूरा चेंज होता जा रहा है ना। इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर देखते हैं ऋग्वेद में कुछ जो हमारे पास ऋग्वेद में ऋग्वेद में यहाँ पे कुछ मंडल है, उनसे हमें पास जानकारी मिलती है समाज के बारे में, वहां की राजनीति के बारे में। तो समाज में आर्य एवं अनार्य के बीच, आर्यों के बीच जिसे हम अपने आप को आर्य बोलते हैं, है ना। अनार्य किसे बोलते हैं, वो द्राविड़ वाली बात कहूंगा। अनार्य किसे बोलते हैं, अनार्य। हम तो अपने आप को आर्य बोलते हैं ना, हम तो शुद्ध आर्य हैं। तो अनार्य को हम कर, क्योंकि ये भेद था यहाँ पर, सिर्फ ये भेद दिखाई पड़ता है वैदिक काल में, आर्य और अनार्य। जैसे आज हमारे समाज में आपने देखा होगा शहरी जनजाति रहती है ना, या फिर आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ में या एमपी में जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं, उनको एक तरीके से अनार्य से संबोधित किया जाता है। जबकि मूल निवासी भारत के वही है, हम मूल निवासी नहीं है, हम भी एक तरीके से बाहर से यहाँ पर आए हुए है ना। तो ये जो चीज है क्या होती है आर्य और अनार्य, काफी लंबी समस्या चलती आ रही है, क्योंकि अब तो मिक्स कल्चर हो गया है। मिक्स कल्चर होने से ना कोई, जैसे आप अपना डीएनए चेक करेंगे तो आपके डीएनए में आर्य वाले भी तत्व होंगे और
कुछ और भी तत्व होंगे जो कि मतलब हम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि जो सबसे शुद्ध आर्य जो माने जाते हैं इंडिया में एक जगह मिलते हैं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि जो आर्य की जो फिजिक बॉडी है और जिसके बारे में कहा जाता है कि लंबी पर्सनालिटी, लंबी नाक, है ना, गोरा शरीर, तो वो जो है वो आर्य की पहचान होती है, फुर्तीले। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्राउन कलर होता है, कुछ डार्क कलर होता है, कुछ एकदम फेयर कलर होता है। तो ये मिक्स कल्चर है, मतलब मिक्स ब्रीड है ना। ये डायरेक्ट नहीं हो सकते कि हम आर्य ही है, लेकिन हाँ हमारे पास जो हमारा जो डीएनए का सबसे ज्यादा वेटेज है वो आर्य वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्य और अनार्य के बीच में एक डिबेट चल रही है। जैसे अनार्य की पहचान बताता हूँ, आप कुछ समझ जाएंगे। चपटी नाक, नाक बड़ी, है ना, होंठ फूले हुए, ये अनार्यों की पहचान है। अनार्यों से आप क्या बोलते हैं, जब सिमिलरिटी बैठा देंगे तो आपको एक जनजाति यहाँ पर मिलेगी, है ना, वो क्या ज्यादा सिमिलर बैठती है इस चीज की। तो ये जो चीजें थी ये लगातार चलती थी समाज में, ठीक है। ये तो एक तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का विषय हो गया। इसके साथ साथ परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहा करते थे, मतलब समाज फिर सत्तात्मकता की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अब वैदिक समाज में भी कई विभूतियां थी, जैसे कि फिर सत्तात्मक व्यवस्था जो है, फिर सत्तात्मक व्यवस्था, ये आपको हमेशा से भारतीय समाज में दिखाई पड़ेगी प्राचीन समय से, है ना। कई जो जगह है जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह या साउथ इंडिया में, यहाँ पर मातृ प्रधान समाज है, लेकिन मेजरली 95% इंडिया में आपको सत्तात्मक समाज मिलेगा, ठीक है। अच्छा यदि मात्र सत्तात्मक समाज हो जाता तो क्या होगा। सपोज करिए कि हम लोग क्या बोलते, मतलब नाना के घर रह रहे होते, अपने दादा के घर नहीं रह रहे होते, क्या होता, कैसे चीजें चेंजेस होती, मतलब दिमाग लगाओ। जैसे मात्र सत्तात्मक समाज हो गया, ललितपुर में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो क्या होगा उससे। सबसे पहले तो आप अपने नाना की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हैं, क्योंकि आपको नहीं उस परिवार को नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। फिर सत्तात्मक क्या होता है, आप दादा के पास चले जाते हो, अपने पिता के पिता से आप अपने खुद के, या पिता से दादा के, दादा से होंगे, ठीक है। लेकिन मात्र सत्तात्मक समाज में इसका जस्ट विपरीत हो जाता है। आप अपने नाना को लीड करोगे, मतलब उस वंश से लीड करोगे, है ना। इतना सा डिफरेंस होता है। जो लोग पिता का नाम पीछे लगाते हैं वो पिता का नाम पीछे लगा के माता का नाम पीछे लगाते हैं, माता की उसके हिसाब से। सपोज करिए कि कोई मतलब एक प्रेम विवाह होता है, ठीक है, कोई सपोज करिए कोई क्षत्रिय वर्ग का लड़का है और वैश्य वर्ग की लड़की है, ठीक है। अगर मान लो मां सत्तात्मक समाज होती तो वो जो लड़का होता ना वो अपना नाम परिवर्तन करता, वो क्षत्रिय से वैश्य में आ जाता, जबकि उल्टा यहाँ बोलता है ना कि वो उसको लीड करती है। ये होता है, अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही है, लेकिन बस एक टाइटल का अंतर होता है। इसमें केस भी है क्या बोलते हैं काफी बड़ा, तो उसमें जज का भी फैसला था कि अगर क्या बोलते हैं, अगर आप माता की तरफ से लीड कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी में दादा से नहीं नाना से मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसके परिवार को लीड कर रहे हो या उसके वंश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हो। ये जिससे जस्ट इतना ही इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो महिलाओं की दशा इस काल में काफी ठीक ठाक थी, महिलाओं को पढ़ने की अनुमति थी, महिलाओं को नेतृत्व करने की अनुमति थी, महिला शास्त्रार्थ करती थी। इस समय पर जो कोबला, भूसाला, गार्गी, इतनी जो शास्त्रार्थ महिलाएं हुई हैं, इन्होंने काफी बड़े बड़े स्तर पर शास्त्रार्थ किया है। तो ये जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि मतलब महिलाओं को इस समय स्थिति अच्छी थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन धीमे धीमे आगे यह प्रक्रिया जस्ट उल्टी हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में समाज का ढांचा जो है वह चेंज होने लगता है, समाज उल्टी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये जो समय काल था, इसके साथ साथ सभा नामक संस्था में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। आज हम पार्लियामेंट में हमारी महिलाएं बैठती है ना, उस समय भी पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति थी उनको, सभा में, ग्राम सभा जो होती है। आज आप गाँव में जाते हैं, ग्राम सभा में देखते हैं कभी महिलाएं बैठती दिखाई पड़ती है, नहीं बैठती है। ग्राम प्रधान होता तो प्रधानपति बैठता है वहां, है ना। तो ये जो सिस्टम था उस समय पर इतना नहीं था, वहां पर बाकायदा एक लीडिंग रोल में महिलाएं थी वैदिक समाज में। इसके साथ साथ खान पान में भी शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार की प्रयोग किया जाता है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर था कि आपका रुचि किस प्रकार की है। इसके साथ साथ मनोरंजन के साधन, संगीत, नृत्य इत्यादि में प्रयोग किया जाता था। गुरुकुल जो था वो शिक्षा पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था इस समय में। और साथ साथ यहाँ पर विभिन्न संस्कारों का प्रचलन था, जैसे विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, है ना। ये जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिचुअल्स थे, ये क्या उनका भी इस समय पर निभाए जा रहे थे।
ठीक है। तो ये जो समाज राजनीति अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था, मैंने आपको बहुत डिटेल में और क्या होते डीप पॉइंट्स के साथ क्या होते इलेबोरेट किया है। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैदिक युग हमारे लिए सबसे क्या होती है इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई हमारा समाज पहले जितना इतना अभी खराब है, इतना खराब नहीं हुआ करता था। ये हम लोगों ने खुद मिलकर बनाया है, या ये कहें कि हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है।